नमस्कार, एससीएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ के 52 साल पुराने हनुमान धोरा टंकी का छज्जा गिरा, जर्जर हालत होने के कारण आसपास के लोगों में दहशत। मोबाइल फोन के एडिक्शन ने दी मौत, गेम खेलने के आदी युवक ने खुद को मारी गोली। राजलदेसर में बस की टक्कर से बाइक सवार दंपति की मौत, बंडवा बीनादेसर रोड पर हुआ हादसा। 1969 में बने खेतान जल प्रदाय योजना की पानी टंकी पूरी तरह जर्जर होती जा रही है। गुरुवार की रात करीब 9 बजे टंकी का उत्तर पश्चिम साइड का 20 फीट लंबा छज्जा भरभराकर गिर पड़ा। तेज धमाके से आसपास के लोग घरों से निकल आए। गनीमत रही कि नीचे कोई नहीं था। छज्जा गिरने से हुए धमाके के कारण पास के एक मकान की छत में दरार भी आ गई। घटना के बाद हनुमान धोरा के लोग टंकी के आसपास इकट्ठे हो गए। लोगों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को फोन किया, लेकिन रात को मौके पर कोई नहीं पहुंचा। शुक्रवार की सुबह भाजपा कार्यकर्ता नरेंद्र गुर्जर ने संबंधित अधिकारियों और पार्टी के शीर्ष नेताओं को सूचना दी, जिसके बाद भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और हालात का जायजा लेकर एसडीएम और जलदाय विभाग के अधिकारियों से फोन पर बात की। इसके बाद अपनी योजना के एक्सीएन रामावतार सैनी, जलदाय विभाग के एक्सीएन कैलाश माली व एएन लालाराम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। एक्सीएन रामावतार सैनी ने बताया कि टंकी की हालत को देखते हुए एल&टी कंपनी के परियोजना प्रबंधक को पत्र लिखकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है। टंकी 52 साल पुरानी हो चुकी है और इसकी मैकेनिकल और सिविल ढांचे की समयावधि पार हो चुकी है। इसके लिए कोई जनहानि ना हो, इसके लिए चारों ओर जाली लगवाई जाएगी। साथ ही जन सुरक्षा के लिए चेतावनी बोर्ड भी लगवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम टंकी पर 24 घंटे सुरक्षा कर्मी नियुक्त करने की भी कोशिश करेंगे। सैनी ने जानकारी दी कि 6 अप्रैल 2021 को चूरू जलदाय विभाग के एसी द्वारा नई टंकी के निर्माण के लिए 159.87 लाख रुपए का प्रपोजल भी भेज दिया गया था। इस बारे में विधायक को भी जानकारी है और इसको लेकर वे जलदाय मंत्री बीडी कल्ला से भी मिल चुके हैं। जल्दी ही 13.50 लाख लीटर क्षमता की नई टंकी स्वीकृत हो जाएगी। इसके बाद इस टंकी की जगह नई टंकी का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि खेतान जल प्रदाय योजना में सुजानगढ़ में पहली बार पीने का पानी आया था। शहर के उद्योगपति परिवार खेतान ग्रुप ने इस टंकी का निर्माण करवाया था, जिसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने किया था। 30 पिलर पर खड़ी करीब 40 बाई 40 फीट क्षेत्रफल की 18 मीटर से ज्यादा ऊंची ऐसी चौकोर टंकी पूरे राजस्थान में कहीं भी नहीं है। 2013 में तत्कालीन शिक्षा, श्रम व रोजगार मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के कार्यकाल में इसकी मरम्मत का काम भी हुआ था। और ये रिपेयरिंग वाला है जिससे पुरानी पिलर को दिख रही। अच्छा, से बात की है हमने और अपनी योजना वालों से भी बात की है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर हम इसके चारों तरफ जाली लगवा देंगे और अगर ये काम नहीं करते हैं तो पार्टी स्तर पर हम आंदोलन करेंगे कि इसके छज्जे गिरने से आसपास के घरों की पट्टियां वगैरह भी टूटी है और जान माल की भी हानि हो सकती है इस टंकी से। ये हम प्रशासन को बार बार आगाह किया है, हमारे पहले कार्यकर्ताओं ने भी किया और आज हम सब मिलके फिर एक्शन साहब से बात की है। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है 2 दिन बाद में फिर हम वार्ता करेंगे उनसे, देखेंगे। टंकी पिछले 56 साल से लगातार कार्य कर रही है। कंक्रीट स्ट्रक्चर जो है उसका इतना कार्यकाल नहीं होता, इसलिए इस एसआर को, इस टंकी को डिमोलिश करने एवं इसकी जगह नई टंकी बनाने हेतु चौथे महीने में अप्रैल माह में इस साल प्रस्ताव बनाकर भेज दिए गए हैं, जो स्वीकृति पर हैं और जो स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी इसको डिमोलिश कर इसकी जगह नई टंकी बनवा दी जाएगी। तब तक जनहानि एवं आम जो पशु पक्षी हैं उनका भी नुकसान नहीं हो, इसके लिए जो मेन गेट है उस पर ताला लगवाया जा रहा है एवं एक चौकीदार की व्यवस्था संबंधित फर्म को कहकर करवाई जा रही है, ताकि इसके नज़दीक और इसके अंदर किसी को जाने नहीं दिया जाए, क्योंकि विभाग द्वारा इसको क्षत विक्षत स्थिति में रखने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। सर, पानी की क्या स्थिति है इस समय? सप्लाई इसमें चल रही?
सप्लाई इसमें चल रही है, लेकिन इसकी क्षमता से लगभग 30% पानी ही लगातार जो ही पंप करते हैं उसको तुरंत वाल्व खोलकर आगे सप्लाई की जाएगी और लगातार प्रयास ये किए जाएंगे कि इसको कभी भी पूर्ण टंकी को नहीं भरा जाए। जो पानी की टंकी है ये ऐतिहासिक धरोहर है, बहुत ही शानदार बड़ी टंकी है, लेकिन इसकी सार संभाल नहीं होने से वह अधिकारी वर्ग का इसकी ओर ध्यान नहीं देने से ये भयंकर जर्जर अवस्था में होकर अब इसके छज्जे वगैरह गिरने लग गए हैं। पूर्व में भी इसके अंदर छज्जे गिरने की शिकायतें आई थी, 2-3 बार पहले भी छज्जे गिरे थे और उसी घटना की कल रात को पुनरावृत्ति हुई, जिससे एक 20 फुट लगभग 20 फुट बड़ा छज्जा गिरा, जिसमें टंकी के पास ही रहने वाले गोपाल जी स्वामी के घर पे नुकसान भी हुआ है और 2 उनकी छत की पट्टियां भी टूटी है। ये जो टंकी है इसका 2013 के अंदर लगभग 33.5 लाख रुपए सरकार द्वारा खर्च करके रिपेयरिंग का कार्य भी करवाया गया, लेकिन वो भी मात्र एक खानापूर्ति रही, उसमें ढंग से इसकी रिपेयरिंग हुई नहीं। और इस समस्या को लेकर पिछले साल मैंने 5 दिन तक भूख हड़ताल की थी, धरना दिया था। तब 5 दिन भूख हड़ताल करने के बाद अधिकारी धरने पर वार्ता के लिए आए और उस समय उन्होंने मुझे लिखित के अंदर एक पत्र दिया जो उन्होंने सिफारिश के लिए इस टंकी की रिपेयरिंग करवानी है या इसको गिराना है, अपने इंजीनियरिंग कॉलेज को भेजा था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 1 साल से अधिक बीत जाने के बावजूद भी संबंधित डिपार्टमेंट द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। मोबाइल फोन और गेम खेलने का खतरनाक एडिक्शन कितना बुरा साबित हो सकता है, यह आज चूरू में साबित हो गया। शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में शुक्रवार को 27 साल के युवक ने खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि युवक को मोबाइल पर लगातार गेम खेलने की लत पड़ने के कारण मानसिक तनाव में रह रहा था। मृतक की शिनाख्त 27 वर्षीय गिरीश के रूप में हुई है। कोतवाली पुलिस ने मृतक का राजकीय भारतीय अस्पताल की मोर्चरी में मेडिकल बोर्ड गठित कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। राजलदेसर बंडवा बिनादेसर रोड पर बस की टक्कर से बाइक सवार दंपति की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बंडवा बिनादेसर सड़क पर मोड़ में बस और बाइक की टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार दंपति की मौत हो गई। मृतक दंपति नारायण सिंह और उसकी पत्नी सुपैर कंवर निवासी अग्नेय कोलायत बीकानेर के थे, जो अपने रिश्तेदार के यहाँ राजलदेसर बाइक लेकर रिश्तेदारी में सिकरारी जा रहे थे। बंडवा मोड़ पर सामने से आ रही बस ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाइक को जाब्ते में लिया और पुलिस थाना ले गए। मृतक के शवों को राजकीय चिकित्सालय राजलदेसर लेकर गए और मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए। वीरेंद्र सिंह पुत्र नारायण सिंह की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। बस श्री डूंगर से रतनगढ़ चलती है। प्रायोगिक विषयों के स्वयं पाठी छात्रों को निरंतर रखने व विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जारी 31 अगस्त 2021 के आदेश को वापस लेने के संदर्भ में छात्र संघ अध्यक्ष अनुज पारी के नेतृत्व में तहसीलदार गोविंद राम बगड़िया को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में छात्र संघ अध्यक्ष अनुज पारीक ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 31 अगस्त को एक छात्र विरोधी आदेश जारी किया गया था, जिसमें प्रायोगिक विषय के स्वयं पाठी छात्रों को राजकीय महाविद्यालय में प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके कारण गरीब, किसान, मजदूर वर्ग से आने वाले परिवार के छात्रों को मजबूरन निजी कॉलेज में प्रवेश लेना पड़ेगा। निजी कॉलेज मनमानी फीस वसूली करेंगे, जो इन गरीब वर्ग से आने वाले छात्रों द्वारा इतनी फीस जुटाना असंभव है। इस छात्र विरोधी आदेश का भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन विरोध करता है तथा छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए इस तुगलकी आदेश को वापस लिया जाए और पुरानी स्वयं पाठी प्रणाली को निरंतर रखा जाए। लड़ो लड़ाई बढ़ो पढ़ाई, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब छात्र बोला है राज सिंहासन बोला है, जब छात्र बोला है राज सिंहासन बोला है। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो। आज सुजानगढ़ एनएसयू द्वारा तहसीलदार महोदय को जो प्राइवेट विद्यार्थी है उनको निरंतर रखने के लिए ज्ञापन दिया गया है, जिसमें
तहसीलदार महोदय ने बताया है कि आपकी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और जो तुगलकी फरमान महाविद्यालय प्रशासन ने यदि समय रहते हुए वापस नहीं लिया तो छात्र उग्र आंदोलन करेंगे। सालासर में खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि राज्य में प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर 1,57,00,000 रुपए की लागत से नंदीशाला का निर्माण किया जाएगा, जिसके तहत 10% अंशदान संबंधित संस्थान एवं 90% अंशदान गोपालन विभाग द्वारा व्यय किया जाएगा। गोपालन मंत्री शुक्रवार को श्री बालाजी गौशाला संस्थान सालासर में आयोजित कार्यक्रम में चूरू जिले के गौशाला संचालकों एवं गोपालन विभाग के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सेवा का भाव हमेशा से है एवं गोमाता में सभी देवी देवताओं का वास है। उन्होंने कहा कि राज्य में गौशाला संचालकों की मांग पर राज्य सरकार द्वारा छोटे पशु के लिए 16 से 20 रुपए एवं बड़े पशु के लिए 32 से 40 रुपए अनुदान स्वीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि गौशाला अनुदान के लिए आवेदन की प्रक्रिया को सरल एवं ऑनलाइन किया गया है तथा प्रत्येक गौशाला में 200 गायों की सीमा को घटाकर 100 किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में नंदियों के संरक्षण हेतु 1 वर्ष में 9 माह का अनुदान और गौशालाओं के लिए 1 वर्ष में 6 माह के अनुदान की जगह 9 माह का अनुदान किया जाएगा। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि जिले में आदर्श गौशालाओं का निर्माण कर गायों की सेवा करना हमारा परम दायित्व है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गाय को माता का दर्जा प्राप्त है। गायों को आवारा पशु मानकर सड़कों पर न छोड़े तथा गौ भक्तों को गाय माता के लिए संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सामाजिक कार्यों के साथ साथ धार्मिक कार्यों में भी सकारात्मक सहयोग करना चाहिए। गोपालन विभाग के सचिव आरुषि मलिक ने कहा कि राज्य में गौशाला निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, जिसके तहत कैटल शेड, पानी की टंकी व टीन शेड निर्माण, 4 दीवारी निर्माण के कार्य करवाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 3 माह में राज्य में 328 करोड़ रुपए का अनुदान गौशालाओं को दिए जाएंगे। राजस्थान गौ सेवा समिति के अध्यक्ष महंत दिनेश गिरी महाराज ने कहा कि गौ सेवा का पर्याय देखने के लिए देश के गौशाला संचालकों को श्री बालाजी गौशाला संस्थान सालासर का भ्रमण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए अभूतपूर्व कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि निराश्रित नंदियों के लिए नंदीशाला का निर्माण एवं पुनीत कार्य है। उन्होंने कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि राज्य में गौवंश के नाम के साथ निराश्रित शब्द हटना चाहिए। रविशंकर पुजारी ने गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। पूर्व जिला प्रमुख भंवरलाल पुजारी ने कहा कि राज्य सरकार गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए उदार मन से कार्य कर रही है। श्री हनुमान सेवा समिति सालासर के अध्यक्ष यशोदानंदन पुजारी एवं सूरजाराम ढाका ने आवारा पशुओं के संरक्षण के लिए महती कदम उठाने पर बल दिया। मौका मिला। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की जो भावना है कि हमारे प्रदेश में गौवंश का संवर्धन सुव्यवस्थित हो, उनकी रक्षा हो, और इसी क्रम में अभी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो पिछले बजट में जो घोषणा की थी कि राजस्थान के हर पंचायत समिति में एक नंदी गौशाला हो, उसकी वो योजना अभी हमने लागू कर दी मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। उसमें 1,57,00,000 रुपये एक नंदी गौशाला की यूनिट कॉस्ट रखी है। उसमें 10% अंशदान उस संस्था का होगा और 90% अंशदान गोपालन विभाग का होगा। साथ ही उसको चलाने के लिए जो भी अनुदान दिया जाता है गौशालाओं को, वो 6 महीने दिया जाता है। नंदी गौशाला जो निर्माण होगी, जब वो शुरू होगी तो उस पर 6 महीने की जगह हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने उस पर अनुदान 9 महीने देने का प्रोविज़न किया है। इस कोरोना महामारी में जो क्राइसिस है फाइनेंस की, उसके बाद भी। तो मैं आपको ये प्रदेश की जनता, जितने भी हमारे गौशालाओं के जो प्रतिनिधि जो गौशालाओं से जुड़े हुए हैं, गौ सेवा में लगे हुए हैं, मैं उनको यही विश्वास दिलाता हूं कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी गायों के लिए पूरे संवेदनशील हैं। पहली बार राजस्थान के इतिहास में जो अनुदान शुरू किया था वो भी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने किया था, और अभी जब सरकार आई तो राजस्थान के इतिहास में पहली बार हमने गोपालन विभाग की तरफ से लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में गोरक्षा सम्मेलन आयोजित किया जयपुर में। उसमें तमाम प्रदेश के लगभग 4-5 हज़ार गौ सेवक प्रतिनिधि पधारे संस्थाओं के। उनसे भी मुख्यमंत्री जी ने यही भावना रखी थी कि भाई जो आज गौवंश की जो हालात हैं, इससे मैं बहुत चिंतित हूँ, बहुत व्यथित हूँ। आप इससे जुड़े हुए हैं
तो आप हमें मार्गदर्शन दें, सरकार को सुझाव दें, गोपालन विभाग को सुझाव दें कि इनका संवर्धन कैसे अच्छा हो सकता है। उन लोगों ने जो मांग रखी थी, पहले उनकी मांग थी कि साहब महंगाई बढ़ गई, अनुदान बढ़ना चाहिए, तो अनुदान मिलता था बड़े जानवर को, उसको मिलाकर 40 रुपये किया और उसके बाद में अभी नंदी गौशाला योजना लागू की। मतलब बहुत सी गौशालाएं ऐसी है जिनके अनुदान है ना सरकारी, वो बंद है, उनकी दयनीय स्थिति है जो बंद होने के। जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है गौ निधि के जो नियम हैं, उस नियम को जो संस्था फुलफिल करती है, उन हर गौशालाओं को राजस्थान गोपालन विभाग के द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। सबसे पहले तो सालासर बालाजी गौशाला संस्थान की जो सेवा है, उस सेवा के दर्शन निरंतर हम प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष करते रहते हैं। वास्तव में सेवा का कोई आय अगर कोई हम देखें तो एक बड़ा उदाहरण हम सबको इस सालासर बालाजी गौशाला संस्थान के द्वारा हमको प्राप्त कि जहाँ आज आप लोगों को भी आने का मौका मिला है। वास्तव में गौशाला एक आदर्श गौशाला है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है और उसके माध्यम से आप सब लोग गौशाला अपने अपने क्षेत्रों में चलाते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से गायों की सेवा। सरदारशहर कस्बे में दोपहर बाद आई बारिश से मुख्य बाजार, शिव मार्केट, सब्जी मंडी, बोडिया कुआं सहित निचले इलाकों में पानी भर गया, जिसके कारण आवागमन बाधित हुआ। बारिश होने से आमजन को गर्मी से राहत मिली। कई गांवों में तेज बारिश होने के समाचार मिले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल गए। इन दिनों बिजली में चल रही कटौती के कारण किसानों की फसलें चौपट हो रही है। बारिश होने से फसल को जीवनदान मिल गया। सरदारशहर में विद्युत समस्या एवं किसानों पर किए गए मुकदमे को वापस लेने की मांग को लेकर भानीपुरा सहायक अभियंता कार्यालय के आगे चल रहा धरना शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। इस अवसर पर किसानों ने जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन में लिखा कि मुकदमे वापस लेने, भानीपुरा 132 GSS पर हाई क्षमता का ट्रांसफर लगाने, किसानों को 6 घंटे बिजली देने, रोलासर, तोलासर, मनाफर, भाटवाला को दूधली पलों से जोड़ने, कृषि कनेक्शन देने, हालासर 220 kV GSS में 133 kV का एक और GSS बनाने, बादड़िया, नालका, जोहड़ी, पिचकराई, डिब्बा एवं रायपुरा में एक और नए 33 kV GSS स्वीकृत करने, किसानों के लोड बढ़ाने के बाद 63 व 100 के नए ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराने आदि मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया गया। इस अवसर पर पूर्व PDC सदस्य समुंदर हुड्डा, हरलाल बेनीवाल, हेतराम पांडर, मालाराम डारा, मांगीलाल पांडर, भिवाराम सारण, खेताराम, मोहनराम, मनफूल डारा, गणेशाराम, गोपीराम सहित बड़ी संख्या में किसानों ने धरना दिया। राजलदेसर के श्रीनाथनगर गौशाला में शुक्रवार को बैठक का आयोजन किया गया। गौशाला के मंत्री पवन बोथरा ने बताया कि आगामी आने वाली पितृपक्ष की अमावस्या 6 अक्टूबर को शाम 6 बजे से गौ सेवार्थ सामूहिक सुंदरकांड के पाठ के आयोजन को सफल बनाने हेतु मीटिंग में विचार विमर्श किया गया। पाठ में 201 यजमान जोड़ों के साथ सुंदरकांड का वाचन किया जाएगा। पाठ के बाद अनेकों दीपकों से बालाजी महाराज और गाय माता के विशाल आरती का भी आयोजन होगा और बाद में प्रसाद वितरण होगा। गौ सेवार्थ होने वाले इस विशाल आयोजन में गौशाला के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता और राजाना मिट्टी प्रेमी सेवा समिति के सभी सदस्यों को कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गई। गौशाला में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें आगामी 6 अक्टूबर 2021 को पितृ अमावस्या के अवसर पर श्रीनाथनगर गौशाला में सामूहिक सुंदरकांड पाठ करने का आयोजन रखा गया, जिसमें 201 जोड़ों और अन्य जो आएंगे उनके साथ एक सामूहिक भव्य सुंदरकांड पाठ का आयोजन रखा गया। इसके साथ में और भी कोई इसके साथ में सुंदरकांड के पाठ के बाद में सामूहिक भव्य आरती का, बालाजी महाराज की आरती का और गौ माता की आरती का आयोजन भी रखा गया। किस लिए किया जा रहा है ये आयोजन? ये गौ सेवार्थ और गौशाला में
ये जो पितृपक्ष की अमावस्या है तो सभी को जो आएंगे भक्तजन उनको सभी को इसका लाभ मिले, क्योंकि ये बड़ा ही पुण्य का दिन बताया जाता है। तो इसके लिए गौ माता का आशीर्वाद और उनके पितरों का आशीर्वाद मिले, इसके लिए इस आयोजन को रखा गया। इसमें कोई शुल्क निर्धारित नहीं, ये निःशुल्क होगा। कोई भी अपने भाव से गौ माता के लिए कुछ भी देना चाहे वो अलग बात है, पर संस्था ने किसी तरह का शुल्क निर्धारित नहीं किया है। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।